सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि सीआरपीसी का है। उसका नाम है चैप्टर का प्ली बार्गेनिंग। बहुत ही साधारण शब्दों में क्लियर करूंगा और आज के बाद इसमें शायद ही आपको डाउट रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप नाम ही सुन पा रहे हैं, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग मतलब आप जानते ही हैं, तोल मोल करना, ठीक है, कम ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो बात होगी वो कम की होगी, क्योंकि बात है यहाँ पे एक्यूज्ड की, अभियुक्त की। कोई अभियुक्त चाहेगा कि उसकी सज़ा बढ़ जाए? कभी नहीं। एक्यूज्ड हमेशा चाहेगा कि उसकी सज़ा कम से कम हो जाए या वो बरी हो जाए। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। प्ली बार्गेनिंग के पहले बेसिक्स आप समझिए कि प्ली बार्गेनिंग वाकई में चीज़ क्या है, कब अप्लाई होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे अप्लाई कर सकता है और कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझो कि प्ली बार्गेनिंग जो हमारी होती है वो हमेशा अप्लाई होगी ड्यूरिंग दी पेंडिंग ऑफ ट्रायल। वर्ड्स पर आप ध्यान देना, पेंडिंग ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल पेंडिंग हो। पहली चीज़ आपकी क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज कि ये अप्लाई होगी किन किन कंडीशंस पर, अब वो समझिए आप। देखिए, ये कभी ऐसे अपराधों पर अप्लाई नहीं होती जिनकी सज़ा क्या है, डेथ सेंटेंस, जिनकी सज़ा क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या जिनकी सज़ा क्या है 7 years और मोर। टिल 7 एंड लेस देन 7 पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होती है, ये आप समझ लो। और 3 कंडीशंस हैं जहां पर ये अप्लाई नहीं होती। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस रिलेटेड टू आर कंट्री, मतलब वित्तीय अपराध जो हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑफेंस जिसे कहते हैं, घोटाला, स्कैम, उस पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन पर अप्लाई नहीं होती। ऑफेंस रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 years पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। और जो सबसे लास्ट सेक्शन है इसका, ठीक है, 265L, वहाँ पे भी बताया है और मैं इसको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ आपको कि ये उन जुवेनाइल्स और चिल्ड्रन पर भी अप्लाई नहीं होती जिन पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन लागू होता है, सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ दैट एक्ट। उस पर भी जो चिल्ड्रन और जुवेनाइल आते हैं एज पर सेक्शन 2 के और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत जो भी इस मीनिंग में आएंगे उन पर भी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। तो अप्लाई होती कहाँ पे है? वो अपराध जिनकी पनिशमेंट 7 years तक या उससे कम है, बस आप ये समझो। अब अप्लाई कौन करेगा? तो ये अप्लाई करेगा एक्यूज्ड। कहाँ पर करेगा? जहाँ पर उसका ट्रायल पेंडिंग है, चल रहा है, वहाँ पर करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेगा, 265B की एप्लीकेशन फाइल करेगा न्यायालय में कि सर मैं बार्गेन करना चाहता हूँ विक्टिम से, जो विक्टिम है केस का, जिसको क्षति पहुँची है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ एक प्रोसेस के माध्यम से, जिसे हम प्ली बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। तो वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करता है और कोर्ट उस एप्लीकेशन को जब रिसीव करती है तो उसके बाद कोर्ट करती है नोटिस इशू। किसको करेगी? अब देखिए, प्ली बार्गेनिंग जो हमारी रोल में आती है वो दोनों कंडीशंस में आ जाती है। मतलब अगर एफआईआर के थ्रू केस है तो भी प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी, और कंप्लेंट के थ्रू केस हुआ है तो भी प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी। तो अगर वो नोटिस इशू करेगा एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद एक्यूज्ड की तरफ से, अगर वो पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमा है और उस पर उसे नोटिस इशू करनी है तो 4 लोगों को नोटिस इशू करेगा। पहला है आपका एक्यूज्ड,
दूसरा है आपका विक्टिम, तीसरा है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चौथा है आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस। अगर आप कंप्लेंट की तरफ जाएंगे, सेक्शन 2D में डिफाइंड कंप्लेंट है, उसकी तरफ जाते हैं तो केवल 2 पार्टीज को इशू होती है नोटिस, वन इज एक्यूज्ड एंड सेकेंड इज विक्टिम। अब जैसे ही ये लोग अपीयर होते हैं, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट केस हो चाहे वो कंप्लेंट केस हो, मैजिस्ट्रेट साहब अब क्या करते हैं, अब एक इन लोग मीटिंग रखते हैं, कहते हैं कि अब आप लोग एक बैठ के मीटिंग कर लो, जिसे कहते हैं म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक है, अब ये मीटिंग होती है, कंप्लेंट केस में एक्यूज विक्टिम बैठते हैं और पुलिस रिपोर्ट वाले केस में ये चारों पार्टीज आती हैं और मीटिंग होती है। कोर्ट इस बात का ध्यान देता है कि मीटिंग वॉलेंटरली कंक्लूड होनी चाहिए, मतलब किसी के जोर, जिसे कहते हैं कि कोई दबाव ना हो, किसी का कोई जोर ना हो, बिल्कुल फ्री माइंड एक्यूज विक्टिम अपना निर्णय लें। ठीक है, जैसे ही ये मीटिंग कंक्लूड होती है, अब कोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनानी होती है। तो अगर ये मीटिंग क्या हुई, सक्सेसफुल हो गई, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो चाहे वो कंप्लेंट हो, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो इस पर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट आगे बढ़ती है। मैं बताऊंगा कोर्ट इसके बाद क्या करती है, पहले दूसरा स्टेप सुन लो। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो कोर्ट फिर उसी स्टेप पर पहुंच जाएगी, कहां पर, जहां से उसने एप्लीकेशन रिसीव करी थी प्ली बार्गेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर वो पीछे जाएगी, मतलब अब वो रेगुलर प्रोसीजर पे जाएगी, ट्रायल पूरा चलेगा, कोई बार्गेनिंग का नाम नहीं है, लास्ट में एक्विटल कन्विक्शन जो भी होना है वो होगा। तो ये दूसरा केस हो गया, इसमें तो आप समझ गए कि कोर्ट वापस हो जाएगी अपने नॉर्मल प्रोसीजर पे अगर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तब सुनिए, अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, चाहे वो कंप्लेंट केस हो चाहे वो पुलिस रिपोर्ट केस हो, अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट यहां पर 2 काम करेगी एक साथ। एक तो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, किसको, विक्टिम को, किसके द्वारा, एक्यूज्ड के द्वारा कंपनसेशन दिलवाएगी, जो कि उस मीटिंग में तय हो चुका है ऑलरेडी 265D में। भाई वो मीटिंग सक्सेसफुल हुई तभी अब कोर्ट अब दूसरे अपनी रिपोर्टिंग बना रही है, कोर्ट अब रिपोर्ट लिख रही है कि जो आप लोगों में तय हुआ, मैं उसके बेस पे अब ये कंपनसेशन का ऑर्डर तो मुझे देना ही है, क्योंकि कानून में शैल वर्ड का यूज हुआ है, तो वो प्रोवाइड कर दूंगी, कोर्ट करेगा। दूसरा, अब सेंटेंसिंग पर सुनेगा क्वांटम, कि इसको पनिशमेंट अब देनी है कि नहीं देनी है, मतलब पनिशमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह वगैरह। तो वो क्या क्या सुनेगा अब ये सुनो। एक तो वो कंपनसेशन तो उनको दिलवाई गई, वो तो कोर्ट मतलब बाउंड है, दिलवाएगा। दूसरा, अब वो उनको सुनेगा क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे, कि आपको कितनी सजा दी जाए उस पर। सेक्शन 360 ऑफ CRPC पर, प्रोहिबिशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड एडमोनिशन 360, और एक प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 होता है उस पर, और अन्य कानून पर जो उस अभियुक्त पर लागू हो सकते हैं, उन पर अभियुक्त को सुनेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बातें हो गई, सुनवाई खत्म हो गई, कंपनसेशन तो देना है, ये तय हो गया है। अगर ये चीज़ें मतलब ये चारों लॉज, मतलब सेक्शन 360, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, अन्य अदर लॉज और क्वांटम अदर लॉज, अगर ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इन तीनों पॉइंट्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक्यूज्ड क्या हो जाएगा, या तो रिलीज हो जाएगा, बरी हो जाएगा, या उसको अदर लॉज में जो बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा, मीन्स वो कन्विक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो इन तीनों लॉज पर अट्रैक्ट नहीं हुआ और जिस सेक्शन के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है, जिसके लिए वो प्ली बार्गेनिंग करने आया है, जिस अपराध के लिए, उस अपराध में अगर कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है और कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको मिनिमम पनिशमेंट लॉ ने दी है तो मैं मिनिमम पनिशमेंट इसे दूंगा, इसे वो रिलीफ मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, मतलब 360 का रिलीफ, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर 1958 का रिलीफ या अदर लॉ का रिलीफ, तो वो क्या करेगा, उस मिनिमम पनिशमेंट का हाफ प्रोवाइड कर देगा और ये भाई साहब चले जाएंगे जेल। ठीक है, डिटेन हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, ना तो कंडीशन ए लागू हो पा रही है, ना ही कंडीशन बी। कंडीशन ए कौन सी थी, कि जब उस व्यक्ति पर उसके बेनिफिट के लिए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, एडमोनिशन, अदर लॉज में उसको रिलीज कर दिया जाता, या अदर लॉज में उसको बेनिफिट दे देते, वो कन्विक्ट ना होता। पहली कंडीशन है। कंडीशन बी क्या, मिनिमम पनिशमेंट का हाफ उसको दे दिया गया, वो डिटेन हो गया। इन दोनों में ही
प्रॉपर कुछ भी नहीं लागू हो रहा है। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सेंटेंस, जो पनिशमेंट दी हुई है ऑलरेडी, भाई बी वाले में क्या था, मिनिमम का हाफ किया था, मिनिमम भी नहीं है उस ऑफेंस के लिए कोई, और गुड बिहेवियर भी उसको वो नहीं दे सकता, एडमोनिशन भी नहीं दे सकता, तो वो अब क्या करेगा, जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी हुई है उसका 1/4 प्रोवाइड कर देगा और वो डिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये अपने जजमेंट को फाइनलिटी कैसे करेगा कोर्ट, अपने जजमेंट को कोर्ट फाइनल करेगा उसी बेसिस पे जो उसने रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार कर रखी है। ठीक है, जो उसने अभी ये बता दिया हियरिंग के बाद, कन्विक्ट कर दिया तो ठीक, रिलीज कर दिया तो ठीक, कंपनसेशन तो दिया ही दिया था, इसी बेसिस पे वो अपना जजमेंट तैयार कर लेगा। और इस जजमेंट की ना कोई अपील होगी, केवल क्या हो सकती है, रिट हो सकती है और एसएलपी हो सकती है। एसएलपी सेक्शन 136, रिट 226, 227 हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी एक फाइनलिटी हो गई, कोई अपील नहीं होती प्ली बार्गेनिंग की, आप ये भी समझ लो। ठीक है, तो ये इसका एक मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है टॉपिक। ठीक है, और लास्ट के कुछ सेक्शंस हैं, वो आप चाहो तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, उसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा है नहीं। जैसे कि पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। अब कोर्ट की पावर क्या है प्ली बार्गेनिंग में, तो कोर्ट के पास पूरी पावर है जैसे उसको अन्य अपराधों में होती है। मतलब विदाउट प्ली बार्गेनिंग जो भी ऑफेंस होते हैं उसमें जो पावर होती है रिगार्डिंग बेल, रिगार्डिंग ट्रायल, रिगार्डिंग अदर मैटर, मतलब उसको डिस्पोज करने के लिए जो भी शक्तियाँ चाहिए वो सारी उसको प्ली बार्गेनिंग में भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद पीरियड ऑफ डिटेंशन की बात कर लो। अगर कोई व्यक्ति जिसकी बेल नहीं हो पाई, मतलब ट्रायल चल रहा है, आधा ट्रायल हो गया तब भी बेल नहीं हो पाई, तो वो बंदी है, वो डिटेन है तब तक। लेकिन फिर बीच ट्रायल में उसकी बेल हो गई, ठीक है, और उसने प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो जब उसको सज़ा सुनाई जाएगी, चाहे वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम हो या हाफ ऑफ मिनिमम हो, तो जो भी सज़ा सुनाई जाएगी उसमें से वो पीरियड काट के हटा दिया जाएगा और बाकी की सज़ा उसे भुगतनी होगी अगर वो कन्विक्ट होता है तो। ठीक है, लास्ट में सेविंग्स ये है कि इस चैप्टर पर सीआरपीसी के अन्य प्रावधानों का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट प्रोविजंस हैं इस चैप्टर के, और ना ही कोई और प्रोविजंस इसको प्रतिबंधित करते हुए समझे जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, जो भी स्टेटमेंट अभियुक्त ने थ्रू एप्लीकेशन दिया था कि सर मुझे प्ली बार्गेनिंग करनी है, उसने एप्लीकेशन लगाई थी ना, जो उसने दिया था फैक्ट और स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट और फैक्ट का यूज़ कहीं भी नहीं हो सकता, केवल प्ली बार्गेनिंग में ही होगा। और उस स्टेटमेंट का यूज कहीं भी, ना फ्यूचर ना प्रेजेंट कहीं हो सकता, केवल किस में होगा, ड्यूरिंग दी प्ली बार्गेनिंग और कहीं नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया प्ली बार्गेनिंग। इससे जुड़े अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डाउट्स रह गए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने प्रेजेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।